हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम से ठीक होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पार्ट सेकंड वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के करंट अफेयर के ये सेकंड लेक्चर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 नहीं, ये 2021 ये है 2022 organized. National Horticulture Fair 2022 was organized at which place? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और कोची। ये कहाँ पे इनोग्रेट हुआ था? ये ऑर्गेनाइज हुआ था हमारे बेंगलोर में और ये 24 से लेके 27 फरवरी 2022 में ये इनोग्रेट हुआ था और ये एक वर्चुअल मोड में ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्चुअल मोड में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका थीम क्या था? इसका थीम था हॉर्टिकल्चर फूड टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। हॉर्टिकल्चर फूड टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इसका थीम था। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। MACS 1407 इज़ द न्यू वेराइटी ऑफ विच फूड? ये किस फूड की न्यू वेराइटी है? सोयाबीन की, अरहर की, मेज की और मिलेट की। ये किसकी है? ये वैरायटी है सोयाबीन की। और ये किस एरिया में उगाने के लिए सूटेबल होगी सोयाबीन की न्यू वैरायटी? ये होगी हमारे असम में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उनमें ये मोस्ट स्टेबल अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट विल बी मोस्ट स्टेबल क्रॉप। और ये इसकी दूसरी चीज़ क्या है कि ये सोयाबीन की ये खरीफ क्रॉप है। सोयाबीन की कैसी क्रॉप है? सोयाबीन एक खरीफ क्रॉप है। थोड़ा सा मैसी हो गया ना, चलिए कोई नहीं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है। इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? इंडिया का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? रानीखेत में, शिमला में, देहरादून में और अल्मोड़ा में। ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? इसको इनॉग्रेट किया गया है रानीखेत में। रानीखेत कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है? इसको इनॉग्रेट किया है इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है रिसर्च विंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके रिसर्च विंग ने इसको इनॉग्रेट किया है और इसको जापानीज टेक्नोलॉजी की से इंस्पायर होके इसको सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है। और आज का चौथा क्वेश्चन क्या है। एट विच प्लेस ऑफ इंडिया फॉसिल ऑफ सोरोपोड डायनासोर हैज़ बीन फाउंड? सोरोपोड क्या ये सोरोपोड डायनासोर के फॉसिल मिले इंडिया में? किस जगह पे मिले ये? मेघालय में, असम में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? ये कहाँ पे मिले हमें? ये मिले हैं मेघालय में। और इसके जो ये है स्पीसीज है सोरोपोड, इसकी मेन फीचर्स क्या क्या हैं? इस डायनासोर के काफ़ी लंबे हेयर होते हैं, काफ़ी लंबी नेक होती है जैसे आपको दिख भी रहा होगा। और इसमें हेयर तो नहीं दिखेंगे आपको क्योंकि स्केलेटन है। और क्या होगा इसका जो कंपेरेबल इसका जो हेड होता है वो इसके फुल बॉडी के साइज से काफ़ी छोटा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट CNG ट्रैक्टर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय विच यूनियन मिनिस्टर? इंडिया का पहला CNG ट्रैक्टर इनॉग्रेट किया गया और किसने इसको इनॉग्रेट किया? अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, नितिन गडकरी ने या फिर मनसुख मंडाविया ने? इसको इनॉग्रेट किया है नितिन गडकरी ने। और कमाल की बात यह है कि ये किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं है। इनफैक्ट ये नितिन गडकरी का खुद का ट्रैक्टर था जो कि एक डीजल का ट्रैक्टर था जिसको इसने 2012 में ख़रीदा था और इसी को अभी ट्रांसफ़र करके क्या किया गया है? इसको मॉडिफाई करके CNG ट्रैक्टर में कन्वर्ट किया गया है। तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। According to Climate Action Institute, the global temperature will increase by 2.4 degrees Celsius by which year? इसमें क्या गया है कि क्लाइमेट एक्शन इंस्टीट्यूट है
उसकी एक रिपोर्ट आई है। उसके हिसाब से क्या है कि ग्लोबल टेम्परेचर किस ईयर तक है हमने बताना है कि बाई विच ईयर ग्लोबल टेम्परेचर विल राइज बाई 2.4 डिग्री सेल्सियस 2070 तक, 2050 तक, 2100 तक, या ये है 2040 तक। 21 ईयर तक ये टेम्परेचर 2.4 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा। ये राइज हो जाएगा बाई 2100 डिग्री तक। और सोच के चलिए अगर इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारे ग्लेशियर है वे पिघलेंगे। अगर वे पिघलने के बाद क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा, और सी लेवल बढ़ने से इसके ऑटोमेटिक इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ेंगे, इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारे कोस्टल एरियाज़ पे। कोस्टल एरिया पे स्पेशली जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं उनके रिहेबिलिटेशन का इशू राइज होगा। उस सेकेंड ये होगा जो हम फिशरीज बेस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसका इम्पैक्ट और किस किस चीज़ पे पड़ेगा, जो हमारा ओशन का इन्वायरमेंट है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल क्या है कि क्लाइमेट चेंज का अगर चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट हर एक बॉडी पे, हर एक जगह पे उसका इम्पैक्ट को देखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आज का नया क्वेश्चन। अगर वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया का वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है वो अभी अभी डिस्कवर हुआ। और ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ, मतलब कौन सी कंट्री में डिस्कवर हुआ, ये साउथ अफ्रीका में, रशिया में, बोट्सवाना में और नामीबिया में। ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है बोट्सवाना में। बोट्सवाना कहाँ पे है, बोट्सवाना एक अफ्रीकन कंट्री है। और अब हम मुझे ये बताओ कि इंडिया का सबसे जो लार्जेस्ट डायमंड है वो कहाँ पे मिला है और उसका नाम क्या है। क्योंकि अभी जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड मिला इसका अभी तक कोई भी नाम नहीं रखा गया है, लेकिन हमें ये बताना है कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट डायमंड है वो कहाँ पे मिला है और उसका नाम क्या है। इंडिया का जो फर्स्ट लार्जेस्ट डायमंड है वो हमें 1905 में मिला था। कहाँ पे मिला था, ये साउथ अफ्रीका में, जिसको साउथ अफ्रीका में ये मिला था। और इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया है कुलिनन डायमंड। और जो ये नाम दिया गया है ना, ये ओनर है वहाँ पे जो जिस माइन में ये मिला था उसका ओनर था थॉमस कुलिनन, और उसी के नाम पे इस डायमंड का नाम दिया गया था कुलिनन डायमंड, जो कि 1905 में डिस्कवर हुआ था और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डायमंड था। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एट विच प्लेस ऑफ इंडिया वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट हैज़ बीन सेट अप। एट विच प्लेस ऑफ इंडिया के किस जगह पर वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट इनॉग्रेट किया गया है। पहले हम ये देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या मतलब होता है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर होता है इसका इम्पैक्ट होता है कि ये एक तो क्लाइमेट का इसके ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब ये किसी भी इन्वायरमेंट में काम करेगा। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, गुवाहाटी असम में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, देहरादून उत्तराखंड में या शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो इसको कहाँ पे सेटअप किया गया है, इसको सेटअप किया गया है गुवाहाटी असम में, इसको सेटअप किया गया है। और जो इसको डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है रबड़, एक सेकेंड अगले पेज देख, रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच विल बी इंडिया लार्जेस्ट वेयर विल बी इंडिया लार्जेस्ट 4000 विद कैपेसिटी कितनी होगी उसकी 4750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विल बी सेटअप। इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सेटअप किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, ये भी पूछा है कि ये कहाँ पे किया जाएगा। रण ऑफ कच्छ गुजरात में, जोधपुर राजस्थान में, बाड़मेर राजस्थान में या भोपाल मध्य प्रदेश में। इसको कहाँ पे इनोग्रेट किया जाएगा, इसको सेटअप किया जाएगा रण ऑफ कच्छ गुजरात में। और इसको सेटअप कौन करेगा, इसको सेटअप करेगा NTPC।
जो आइए तो अभी इसको लेकर ना तो एनटीपीसी ना थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हम एनटीपीसी के बारे में कुछ 2-4 फैक्ट हैं वे पढ़ते हैं। पहली बात है, इसको सेटअप कब किया गया था? इसको सेटअप किया गया था 1975 में, 7 नवंबर 1975 में इसको सेटअप किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसका जो सेकंड हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है हमारा रायपुर में, रायपुर में। और एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनटीपीसी की होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या होती है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और एक ये पीएसयू है। और जो इसका मेन काम क्या होता है? इसका काम होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली उत्पादन में इसका मेन काम होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम देखते हैं आज का आखिरी लेक्चर, आखिरी क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बिल्ट बाय इंडिया लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसमें क्या कहा गया कि इसमें क्या पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे सेटअप किया जाएगा और उसको सेटअप कौन करेगी? जो इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वो इसको सेटअप करेगी। और ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? मथुरा रिफाइनरी पे, कोची रिफाइनरी में, जामनगर रिफाइनरी में या फिर मुंबई रिफाइनरी में। इसको कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? इसको सेटअप किया जाएगा मथुरा रिफाइनरी में। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आने वाली सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे उसके लिए प्रेस दी बेल आइकन। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और इसके 3rd पार्ट जल्द ही लेकर